आपको समझ में आया है, फिर तो नहीं बोल पा रहे। इनके पीछे बताइए। आप लोग मैं पूरी क्लास खड़ा रखूंगी, जिससे नहीं बनेगा पूरी क्लास खड़ा रखूंगी। बताइए आप सीएजी के कार्य बताइए। बगल में बताइए। एक बार तेज से बोलो। हाँ अभी बोलो। वहाँ क्या करता है? संचित से किए जाने वाले व्ययों की संपरीक्षा करता है। किसका? नहीं याद है आपको? इनके पीछे बताइए। कॉपी बंद कर दो। पहला भारत विधानसभाओं और से किए जाने किए जाने वाले संदेहों की परीक्षा, संघ तथा राज्य की आकाशता और रूपरेखाओं की संपरीक्षा। तीसरा राज्य संघ या राज्य किसी विभाग द्वारा व्यक्ति गए संपरीक्षा और सभी व्ययों की संपरीक्षा और केंद्र या राज्य सरकार की लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करना और लोक लेखा संबंधी। इनके बगल में वहाँ बताइए जो इन्होंने बता दी, उसके अलावा किसी कार्य शुल्क की शुद्ध आवधानों का संपरीक्षा का निर्धारण करना। और संघ लोक सेवा आयोग संघ या राज्य की रिपोर्ट राष्ट्रपति। संघ या राज्य के लेखा रिपोर्ट किस रूप में रखी जानी चाहिए? राष्ट्रपति को सलाह देना, एक प्रारूप में राष्ट्रपति को सलाह देना। और संघ तथा राज्यपाल या राष्ट्रपति के सब लोग बैठे। ये बताइए कि अब क्यों नहीं करना? अब मुझे पता है कि जितना ज़्यादा मैं आगे पूछती जाऊँगी उतना ज़्यादा आप लोग जल्दी जल्दी याद कर लेंगे और फिर बता देंगे। ठीक है? क्या नहीं समझ में आया था सीएटी के कार्य? मैं इसलिए इस पर इतना जोर दे रही हूँ कि ये पका पकाया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसे कितने क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कुछ भी पका पकाया नहीं मिलेगा, ऑन द स्पॉट बनाना है। उसके आंसर कैसे बनेंगे जब पकी पकाई चीज ही नहीं आ रही है? बहुत गंभीर हालत है। अपना एनालिसिस खुद करिएगा, किस लायक हैं आप। ठीक है? लोक सेवा आयोग हम लोग पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 315, 316, 317 हो गया है ना? 318 भी हो गया है, 19 भी हो गया है। ठीक है, तो आज अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। ये भी एक पका पकाया क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्कर 11 मार्कर भी पूछा जा सकता है।
आप लोगों को क्या लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या करवाता है? पहले एक बताइए खुद से। पहले तो प्रतियोगी परीक्षाओं का पहला तो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाता है, और दूसरा क्या करवा सकता है? संयुक्त लोक सेवा में मदद करता है परीक्षा ऐसे तो राज्य जो मतलब परीक्षा लेने के लिए वो नहीं है, तो उसकी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा। ठीक है, मान लीजिए कि परीक्षाएं करवा रहा है, और उसके अलावा संयुक्त लोक सेवा की भी परीक्षा करवा रहा है। ऐसे राज्य सक्षम नहीं है, उनकी भी परीक्षाएं करवा रहा है। राज्यपाल को प्रतिवेदन रिपोर्ट भी दे रहा है ना। राष्ट्रपति राज्यपाल को कोई अन्य प्रशासनिक कार्य भी सौंप सकते हैं, और राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ सलाह भी देता है ना। जैसे कि कितनी पेंशन दी जाए, सिर्फ सलाह दे रहा है, निर्धारण नहीं कर रहा है ना। वो सलाह देगा कि लोक सेवकों को कितनी पेंशन दी जाए, ठीक है। अगर किसी कैजुअलिटी में उनकी डेथ हो जाती है ना, तो उनको कितनी क्षतिपूर्ति दी जाए। आपने देखा होगा कोई काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, और उसकी किसी मतलब ऑफिस में ही डेथ हो गई, हार्ट अटैक वगैरह आ गया या एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हुई, तो उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है परिवार वालों को, ठीक है। क्षतिपूर्ति में मतलब एक क्या कहते हैं, नौकरी देना घर वालों को, ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति जो होती है, अनुकंपा मतलब कितना कितना क्या किया जाए, उसमें सलाह देता है कि ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी मामले होते हैं उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, ठीक। तो उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे ताकि वो प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। तो लोक सेवा आयोग की कार्य लिखिएगा बीच में, लोक सेवा इसमें 3 पार्ट कर लीजिएगा, है ना। मुख्य कार्य, परामर्शदात्री कार्य और अन्य कार्य, ठीक है। मुख्य कार्य की जगह सामान्य कार्य भी ले सकते हैं, सामान्य कार्य, परामर्शदात्री कार्य या अन्य कार्य। लिखेगा सामान्य कार्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अन्य, ठीक है। अगर राज्यों के संदर्भ में पूछेगा तो यही चीज लिख देना, है ना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, जहाँ भारतीय लिखा है वहाँ राज्य लिख देना, ठीक है। दूसरा लिखिएगा परामर्शदात्री कार्य में, परामर्शदात्री कार्य में लिखिए निम्न विषयों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, निम्न विषयों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। पहला, लोक सेवकों की नियुक्ति के संदर्भ में, लोक सेवकों की नियुक्ति के संदर्भ में, लोक सेवकों की नियुक्ति के संदर्भ में। दूसरा, स्थानांतरण व पदोन्नति के संबंध में, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, पदोन्नति प्रमोशन, स्थानांतरण व पदोन्नति के संबंध में। तीसरा, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में। चौथा, पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में, पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में। पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में, ठीक है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जैसे एग्जाम वो करवा लिया, उसके बाद वो सिफारिश करेगा, मतलब अपनी रिपोर्ट सौंप देगा कि इनका हमने सिलेक्शन कर लिया है आईएएस के लिए, इनका आईपीएस के लिए, और फिर वो विभाग अपना करते रहते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग एमपीएससी या यूपीएससी नहीं देता है, वो सिर्फ सिफारिश कर रहा है नामों की कि ये कुछ नाम हमने सिलेक्ट किए हैं,
आप इनको अपनी मर्जी से नियुक्ति दे सकते हैं। ठीक। दूसरा लिखा है आपने स्थानांतरण और पदोन्नति के संबंध में। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है, पदोन्नति मतलब वो कुछ नियम बना देगा कि इन नियमों के हिसाब से आपको प्रमोशन देना है, इन नियमों के हिसाब से आपको स्थानांतरण देना है। सरकार चाहे तो करे या ना करे, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सलाह दे रहा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में, ठीक है, जैसे सभी के लिए एक आचरण संहिता बनी होती है, पॉलिटिशियंस के लिए बनी होती है जो भी लागू भी है, ठीक है, और लोक सेवकों के लिए भी बनी रहती है कि गिफ्ट नहीं लेना है, बिना बताए छुट्टी पे नहीं जाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही कुछ आचार संहिता, वैसे तो आचार संहिताओं का निर्माण जो है वो संसद करती है कानून बना करके, लेकिन फिर भी कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संबंध में करता है कि किसको क्या दंड दें, सरकार चाहे तो माने या ना माने। फिर है पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में, तो ये बता दिया। ठीक, अब अन्य कार्य में लिखिए। पहला लिखिए इसमें, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा आचार संहिता का जैसे वो कार्यकाल भी बच गई 15 दिन 1 महीना ऐसा रहता है इस टाइम। जैसे आचार संहिता लगती चुनाव के पहले, तो क्या उसमें दिन रहता है कि महीना कितने दिन तक नहीं कर सकते प्रचार प्रसार या ग्रुप में नहीं बातचीत नहीं कर सकते? जब से आचार संहिता लग जाती है तब से प्रचार प्रसार नहीं किया किया ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं। हाँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि 1 महीने या 20 दिन। और ये जो अभी आचार संहिता लगी है वो किसी नियम कानून के तहत नहीं लगी है जी। ये बस एक परंपरा है, ये कहीं लिखी नहीं गई है कि आचार संहिता ये ऐसे होगी, परंपरा के रूप में चली आ रही है। अच्छा, कोई मैंने कानून उसमें नहीं, दस्तावेजों में नहीं करेंगे आप तो हाँ। आपको सजा होगी। हाँ, वही तो, जैसे ग्रुप नहीं बना सकते या चर्चा नहीं कर सकते चुनाव लेकिन ये इसका संबंध नहीं है इससे, है ना, ये राजनीति वाली है। हाँ हाँ, ये तो और अभी हमने जो अनुशासनात्मक कार्यवाही हाँ। देखा है वो प्रशासन में संबंधित है। अच्छा, ठीक है, जी। तो आचार संहिता इनकी मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जैसे बोलते कोड हैं। ऑफ कंडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं आचार संहिता। हाँ, आचार संहिता मतलब आचरण संहिता, आपका आचरण कैसा होना चाहिए। अच्छा, जिस पोस्ट के लिए या उसके लिए आप इस जिस टाइप पद से में भर्ती पद हुए में हैं है, उसके हाँ। लिए क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजें आप नहीं कर सकते। ठीक है, जी। जैसे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सार्वजनिक रूप से आकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि सरकार की लाडली बहना योजना खराब है, अच्छी है ना। आपको आपका काम है कि आप उसको लागू करवाएं, तो आप अपना लागू करवाएंगे। आप किसी पार्टी से ये नहीं कह सकते कि मैं भाजपा से जुड़ा हूँ कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। व्यक्तिगत रूप में आपका समर्थन किसी को भी हो सकता है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं भाजपा हूँ, मैं कांग्रेस की हूँ, क्योंकि आपको सरकार के अंदर रह के कार्य करना है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद लिख लीजिएगा, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 में बताया गया है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्वालिटी एडिशन सौंपे गए अन्य कार्य, मतलब परीक्षा कराने के अलावा अगर वो अन्य कार्य सौंपना चाहते हैं तो वो सौंप सकते हैं। ठीक, अगला लिखिएगा, वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन। वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन, हाँ, अन्य कार्य में दूसरा पॉइंट, वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपना। अनुच्छेद 323, ब्रैकेट में अनुच्छेद 323। बहुत फास्ट चल रही है। 323 पहली वाली का अनुच्छेद क्या बताया था? अनुच्छेद 321 मैं समझा भी देती हूँ, है ना। 23 में तक भी है। 23 अभी 23 लिख लो, फिर क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आज आपका फर्स्ट डे है ना, आपने पहले कभी पढ़ा है? नहीं हो गया, मैं यूट्यूब से ऐसे ही थोड़ा सा अपने से स्टडी आइडिया है थोड़ा बहुत? थोड़ा है, हाँ, हर एक टॉपिक का थोड़ा। ये नया मेरे लिए पढ़ रहा है, लेकिन फ्री दे रहे हैं आप इस बार? हाँ, दे रही हूँ। पहले भी दिया है? एक बार तो पहले दिया था, 2-3 साल। ठीक है, ठीक है। तो हम आयोग पढ़ रहे हैं अभी। एक हमारा हो चुका है जो आयोग में 10th यूनिट प्री की है, 10th यूनिट है ना, और मेंस में भी वो सेकंड यूनिट में है, सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट की सेकंड यूनिट में। ठीक है, तो CAG है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो हम कर चुके हैं, और उसके बाद लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की हमने शुरुआत की है, 2 दिन का हो चुका है, 2 दिन हुआ है ना।
ये लिए मैं आज ही तीसरा दिन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के मैंने बताया कि 22 भाग होते हैं, है ना। तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अलग से संघ और लोक सेवा आयोग को नहीं बताया गया है। 315 अनुच्छेद में बता दिया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसका प्रचलित नाम है यूपीएससी, ठीक है। और राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग का नाम है एमपीपीएससी, प्रचलित नाम, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक। उसके बाद 315 एक में भी यही चीज बताई गई है। 315 2 में बताया गया है संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य जब चाहते हैं कि उनका एक ही आयोग हो, अलग अलग उन्हें परीक्षाएं नहीं करानी पड़े, तो वो अपनी विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उसका गठन कर देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति गठन करेंगे संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, ठीक है। तो जब पूछेगा कि गठन कौन करता है, तो आप राष्ट्रपति निबंध लिखेंगे, टिक करेंगे राष्ट्रपति ने, ठीक है। फिर अनुच्छेद 315(3) में ऐसा कुछ भी उपयोगी नहीं है। अनुच्छेद 315(4) में लिखा हुआ है कि किसी राज्यपाल के अनुरोध पर, है ना, यूपीएससी, जैसे कि आपको मैं नॉर्मल शब्दों में समझाऊं कि अगर हमारे राज्यपाल जी जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी अनुरोध करेंगे, ठीक है, कि यूपीएससी हमारे राज्य के लिए भी परीक्षाएं करा ले, एमपीपीएससी सक्षम नहीं, ठीक है, तो यूपीएससी पर परीक्षाओं के लिए करा देगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। कोई है केवल एमपीपीएससी करा तो कुछ परसेंट राज्य में होने वाले अन्य कोई भी नहीं समझ में आई बात, चुप रहो थोड़ा सा। केवल एमपीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश करेगा और एग्जाम जो होते हैं जैसे व्यापक नहीं, व्यापक को क्यों कराएगा, इतना हल्का फुल्का नहीं कराएगा। फिर व्यापक को कराना होगा तो उधर एसएससी वगैरह करवाएंगे ना, ठीक है। अब वो सब कराने लगेगा तो यूपीएससी इतना नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब व्यापक के थ्रू जो भर्तियां होती हैं वो 3rd क्लास और 4th क्लास के ऑफिसर, है ना। ग्रुप सी और ग्रुप डी आपने देखा होगा वो भर्तियां होती हैं। राज्यपाल क्यों कहेंगे, जबरदस्ती उनके ऊपर क्यों डालेंगे। देखो पता है अपन को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अपन अगर ज्यादा सोचने लगेंगे ना, कंफ्यूजन तभी से चालू हो जाएगा। हमें सिर्फ एग्जाम को निकालना है। जहां हमने ज्यादा सोचा फिर वही होगा कि हमारे पास बात करने के लिए खूब नॉलेज रहेगा, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए एग्जैक्टनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक। सोचिए, दिमाग चलाइए, नहीं सोचना चालू काम कैसे चलेगा। लेकिन उलझना नहीं है, फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर में बहुत परेशानी होगी याद करने में। ये तो समवर्ती में आएगा ना, राज्य 2 राज्यों से ज्यादा संयुक्त राज्य जैसे मिलेंगे तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आएगा। अभी सूचियों की बात नहीं चल रही है ना। वो कार्यों के विभाजन को लेकर के, है ना, आपकी शक्ति है, कार्य है, प्राधिकार है, इनके विभाजन को लेकर अनुसूची जो साथ में बताई गई है 3 सूचियां, राज्य सूची, संसूची, समवर्ती सूची, उसकी चर्चा भी चल रही है। वो अलग चीज है, उसको हम पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 316 में बताया सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अनुच्छेद से ज्यादा आते हैं क्या? आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिया? नहीं देख पा रहे, मैंने बारियां पढ़ा। हाँ, तो जब ये टॉपिक हो जाएगा ना आपका, तो आप जाइएगा, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, आप देखिएगा कि लोक सेवा आयोगों से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप सदस्यों की नियुक्ति व योग्यताएं हैं, तो यूपीएससी के सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? 1 सुर में बोलिए, राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, और जो जॉइंट है संयुक्त लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद योग्यता है, योग्यता क्या बताई गई है? ठीक है, तो क्या बताया गया है? आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो भारत या राज्य सरकार के अधीन, ठीक है। 10 वर्षों का अनुभव कैसे कि मतलब वो किसी भी पद में, या तो वो प्रोफेसर रहे हो, डॉक्टर रहे हो, किसी भी फील्ड के रहे होंगे,
ठीक है, जैसे आप अभी एमपीपीएससी में देखेंगे जिस टाइम पे मेरा इंटरव्यू था, है ना, तो उस टाइम पे कि एक डॉक्टर भी थे सदस्य, मरकाम सर थे, ठीक है, वो डॉक्टर थे, वो पीडियाट्रिशियन ऐसा कुछ थे, वो शिशु रोगी विशेषज्ञ, ठीक है। आप कुछ भी रहे हो, बस भारत राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो, ठीक, लेकिन आधे सदस्यों को बताया गया है, आधे सदस्य आप बाहर से भी ले सकते हैं। एमपीपीएससी में अभी कुल 5 सदस्य हैं, तो अब आधे को 2.5 तो कर नहीं सकते हैं, है ना, तो वहां तो लगभग 3 का माना जाएगा कि 3 सरकारी हो और 2 आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं, ठीक है। 316(1) में अनुच्छेद 316(1) में बताया है ना कि नियुक्त कौन होगा। 316(1) में कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष कैसे, जब हमारा अध्यक्ष काम करने योग्य नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा बीमार हो सकता है, छुट्टी पे जा सकता है, तो उनकी जगह पे एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, या फिर वो रिटायर हो सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कार्यकारी, जैसे अभी मुख्य सचिव कौन बनी मध्य प्रदेश की, मीरा रानी, है ना, तो ये स्थायी नहीं है, इनको कार्यकारी मुख्य सचिव ही बनाया गया है, ठीक है। कुछ दिन बाद उनको भले स्थायी बना देगा, लेकिन कार्यकारी में ही इनका नाम होगा। तो ये किस नंबर की है, महिला मुख्य सचिव, दूसरे नंबर की, पहली कौन है, निर्मला बुच, सुश्री निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS, ठीक है। और इसके पहले वीरा राणा जी के पहले कौन थे मुख्य सचिव, इकबाल सिंह बैस, ठीक है। तो थोड़ी सी कड़ी नजर रखिएगा ताकि इधर उधर ना, अब जो पी दे रहे हैं तो उनके लिए इकबाल सिंह बैस ही लगाइएगा, वीरा राणा को मत लगाइएगा, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुका होगा। उसके बाद 316(2) में पदावधि त्याग पत्र। यूपीएससी की सदस्य की पदावधि कितनी है, 6 और स्टेट पीसीएस के 662 और जॉइंट वाले का 662। 316(3) में बताया गया है कि पदावधि की समाप्ति पर उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं है, ठीक है। पदावधि की समाप्ति यहाँ पे बताया है कि उसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं है, और अगले अनुच्छेद में बताया है कि किस पद पर वो नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। उसी पद पर, जैसे कि आप एक बार एमपीपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं तो आप दोबारा एमपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं बन सकते। आप चाहें तो यूपीएससी के अध्यक्ष बनिए, यूपीएससी के सदस्य बनिए, लेकिन एमपीपीएससी के अध्यक्ष दोबारा नहीं बनिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 317 में बताया गया है किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, ठीक है। तो नियुक्ति में आप देख रहे हैं कि केंद्र के मामले में राष्ट्रपति हैं, संघ के मामले में और राज्य के मामले में राज्यपाल हैं, लेकिन हटाएंगे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। एमपीपीएससी के सदस्यों को राज्यपाल हटा नहीं देंगे, ठीक है। 2 तरीके से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, एक बार सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के पश्चात, और दूसरा तरीका है जांच रिपोर्ट के बिना जांच रिपोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का आधार एक होता है कदाचार या दुर्व्यवहार, ठीक है, मतलब आपने कोई मिसबिहेव किया हो, उसमें मिसबिहेव को बताया भी गया है कि अगर आपने कोई दूसरा पद धारण कर लिया है ना, वो भी मिसबिहेव कहलाएगा, ठीक है। आपने यूपीएससी का सदस्य रहते रहते और दूसरा सरकारी पद भी धारण कर लिया है तो वो भी मिसबिहेव कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा या बातचीत हो गई हो, उसमें बताया गया है कि मिसबिहेव क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बनाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगा, राष्ट्रपति रिपोर्ट मांगने के लिए बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि दिवालिया हो जाए, दिवाला का मैं बताया है कि इंग्लिश में बैंकरप्ट बोलते हैं, बैंकरप्ट का बताया कि जैसे जैसे आपने लोन लिया है, आपके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ, ठीक है, आपको कोई इतनी गंभीर बीमारी हो गई कि आप दोबारा अपने मतलब दोबारा आप रिकवर होकर वापस नहीं आ सकते, पद धारण नहीं कर सकते। मानसिक, है ना, मानसिक समझ रहे हो कि थोड़ा सा पागलपन वगैरह, अन्यत्र वैतनिक नियोजन, ठीक है। उसके अलावा 317(2) में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। तो संघ में राष्ट्रपति करेंगे और राज्यों में राज्यपाल कर सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, कि हटाने को सिर्फ राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन निलंबन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद के सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शर्तें, ठीक है। फिर वही चीज है कि राष्ट्रपति बनाएंगे और उधर राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए जब भी 1969 का यूपीएससी वाला और 1973 का हमारा वाला है एमपीपीएससी वाला, तो उसमें बताया गया है कि किसकी कितनी वेतन होगी और कितने सदस्य होंगे, याद कर लीजिएगा इसको।
उसके बाद अनुच्छेद 319 में बताया था, ठीक है, कि यूपीएससी के अध्यक्ष अन्यत्र पद धारण नहीं कर सकते, केवल राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लूपहोल बताया था कि डिटेल में ऐसे लूपहोल्स क्यों बनाए जाते हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष के अलावा सदस्य हैं यूपीएससी के, वो अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी के, और किसी स्टेट पीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद अलावा जो राज्य पीएससी होती है ना, जैसे कि एमपी पीएससी के अध्यक्ष जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों बन सकते हैं, या अन्य राज्यों अन्य राज्यों के भी अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके अलावा जो सदस्य होंगे एमपीपीएससी के, मतलब एमपीपीएससी से मतलब आप राज्य लोक सेवा आयोग से लीजिएगा, तो उसके सदस्य जो हैं एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या किसी दूसरे स्टेट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, और यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य दोनों बन सकते हैं। दूसरे स्टेट के सदस्य नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते, फिर से वही उसी पद में आप हैं। ठीक है, समकक्ष पद कहा जाएगा। ठीक है, 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। सिंपल सा याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल बना के रखिए। क्या कराते हैं? प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है। हमारी परीक्षा एमपीपीएससी लेगा, यूपीएससी में जाएंगे तो यूपीएससी लेगा। ठीक है, तो पहला प्रतियोगी परीक्षाएं कराना, उसके सामने आप नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आईएएस आईपीएस, किसी को नहीं याद आता है तो हिंदी में ही लिखिएगा, देवनागरी में आईएएस। अगर याद है तो अच्छे से लिख लीजिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और बाकी सारी चीजें। ठीक है, स्टेट में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा। दूसरा कार्य है राष्ट्रपति राज्यपाल को परामर्श देना। परामर्श किस किस मामलों में देना? नियुक्ति के संबंध में। एक बार नियुक्त हो गए तो या तो ट्रांसफर होगा या पदोन्नति होगी। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं, प्रमोशन करके कहीं ट्रांसफर कर दें। तीसरा है पेंशन या क्षतिपूर्ति के संबंध में। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन से बैठा के रखिएगा। और भी है जो परामर्शदात्री कार्य है ना, वो और भी है, लेकिन मैं ये सबसे सिंपल वाले आपको लिखाई हूँ। उसमें सेंटेंस इतने लेंथी हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, अन्य कार्य में है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कोई भी अन्य कार्य करना, जो कार्य सौंप देंगे वही आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन है राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपना। ठीक, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। इसमें लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों में विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। डैश करके लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति संसद के पास है। शक्ति संसद के पास है। और राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य विधानमंडल के पास है। इसको समझिएगा कैसे? अभी तक जो कार्य बताए हैं ना, उसके अलावा कोई परमानेंट कार्य जोड़ना हो। ठीक है, जैसे यूपीएससी के कामों में परमानेंट कार्य जोड़ देना हो कि अब वो जो स्थानांतरण का काम है ना, समझिए ट्रांसफर और प्रमोशन का काम भी वही करेंगे। हमको नियुक्त करवा लिया गया है और उसके बाद ट्रांसफर और प्रमोशन हमारा यूपीएससी के थ्रू ही होगा। ठीक है, अभी तक क्या है कि परामर्श दात्री सकती है, परामर्श देकर कि आप ऐसे करो, माने ना माने बात नहीं है। ठीक है, उसको बता दिया जाए कि ये भी अब आपका काम है, तो कौन निर्धारित करेगा? संसद नियम बनाएगी और उसके तहत एक कार्य आपको और सौंप दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल के मामले में होगा, जैसे एमपीपीएससी का कोई एक एक्स्ट्रा कार्य बताना है तो राज्य विधानमंडल कर देगा। ठीक, विधानसभा करेगी। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? राज्य विधानमंडल भी त्रिसदनीय निकाय है। ठीक है, उसके अंतर्गत पहले राज्यपाल शामिल होते हैं,
उसके बाद विधानसभा शामिल होती है और फिर विधान परिषद शामिल होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। ठीक, विधानमंडल उन तीनों को मिला करके करते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अनुच्छेद 322 लिखिए। लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोगों के व्यय लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय, संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, भारत की संचित निधि पर भारित है। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। और राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, और राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। लोक सेवा आयोगों की व्यय से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मतलब जितना भी खर्चा रहेगा, सदस्यों को आप कितनी सैलरी दे रहे हैं, फिर उनको कितने भत्ते दे रहे हैं, कितनी पेंशन दे रहे हैं, और भी सारी ऑफिस का जो भी खर्चा है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, यूपीएससी का। ठीक है, संचित निधि मैंने बताया था कि 3 प्रकार की निधियां या 3 प्रकार के आप अकाउंट समझ लीजिए, सरकार के होते हैं, राज्य सरकार के भी होते हैं और केंद्र सरकार के अलग अलग। ठीक है, संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि। ठीक है, संचित निधि से किए जाने वाले जो भारित व्यय होते हैं उन पे वोटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, मतलब हर साल उनको बजट में रख के पास नहीं कराना पड़ेगा। ठीक, और जो भारित व्यय नहीं होते हैं वोटिंग उनके लिए होती है, जैसे कोई पुल बना रहे हैं, कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए वोटिंग की जाती है कि संसद से परमिशन मांगेंगे, क्या निकाल ले पैसे संचित निधि से, इनके लिए परमिशन नहीं मांगी जाती, खुद ब खुद कट जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है इसको समझने में? अनुच्छेद 323 लिखिए। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा, डैश करके संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, अब आप बताइए, आपको किसी में भी कोई समस्या है? नहीं समस्या? आप पीछे दोनों बताओ, आपको कोई समस्या? समस्या इधर किसी को? जितना पढ़ाया है उसमें कुछ भी समस्या हो तो बताओ। तुम अपने बगल वाले से पूछो, वो पिलर के पीछे बैठे हैं। नहीं, मैं पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि बाद में आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं, सेंटेंस ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, ये चीज नहीं हो, क्योंकि आप, मेरे को तो यही समझ में आता है, फिर आप कब पढ़ेंगे? अभी नहीं पढ़ेंगे तो सब ज्यादा ये हो जाता है कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद को याद करने का तरीका है, आपको एक दिन में अनुच्छेद कभी नहीं याद होंगे। आप एक काम करिए, रोज सुबह उठिए और टारगेट बना के रखिए, आज मैं 15 या 20 अनुच्छेद याद करूं। अगले दिन टारगेट बनाइए, उनको रिवाइज करो, फिर 15। एक दिन में आप चाहेंगे कि आप 100 अनुच्छेद याद कर लें, या संभव है? याद उसके अंदर क्या ये भी याद रहता है, लेकिन कौन सी किस अनुच्छेद में ये मिस हो जाता है। और ये चीज तो है ना याद करने की। आज आप ये सोच के रखिए कि मैं क्रम से 15 अनुच्छेद याद करूं। ठीक है, लिख के चिपका लीजिए, कहीं से मिल जाए तो प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको चिपका लीजिए, लिखने में आलस आ रहा हो तो फाड़ के चिपका लीजिए कहीं से। बार बार उसको देखते रहिए, क्यों नहीं याद होगा? लोग अपने घर में इतना बड़ा बड़ा मैप लगा के रखते हैं और मैं देखती हूँ कि उनको यही नहीं पता रहता भारत के मैप में कि अंडमान निकोबार मैप के अंदर आएगा कि मैप के बाहर रहता है।
ठीक है, लगा के बस रखते हैं, लगाना बस नहीं, उसको देखना भी है। कैसे नहीं याद होगा? एक बार अपनी इच्छा शक्ति बना लीजिए। आपने इच्छा शक्ति बनाई होगी तभी आप इस क्लास में बैठ पा रहे हैं सुबह 8 बजे आके। अगर आप टाल मटोल करते रहेंगे कि अरे आज नहीं कल से, आज नहीं कल से, तो फिर नहीं होगा। वो आपको ही सोचना है। ठीक है, अगला एक पका पकाया फिर से क्वेश्चन है 5 मार्कर 11 मार्कर में मिक्स करके आ सकता है। आयोग की स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान है ना, लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान। लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान है ना। इसका मतलब होता है इस सेंटेंस का पूरे कि लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, है ना, उसके कार्य में कोई रोक टोक ना हो, वो किसी से प्रभावित होकर कार्य ना करे। तो संविधान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तब तो आपको सीएजी के कार्य से वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कार्यकाल की सुरक्षा है, जिसमें बताया जाता है ना कि कितने साल तक काम करेंगे, कितने वर्ष की आयु तक काम करेंगे, वो कहलाता है कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक, 6 साल तक आप काम करेंगे, 62 वर्ष की आयु तक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही, कार्यकाल की सुरक्षा कहलाता है। पहला है इनको कार्यकाल की सुरक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक काम कर सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष तक। इसमें कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6-62 ही लगाइएगा, फिर कंफ्यूज होने लगते हैं ना हम लोग कि 6-65 तो नहीं था, कहीं सदस्य का 6-62 है और अध्यक्ष का 6-65, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को क्लियर रखिएगा इस चीज के लिए। दूसरा है कि राष्ट्रपति संविधान में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही हटा सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य पद धारण करने पर रोक है ना, कि आपको अगर कोई लालच दे दे कि अभी आप चेयरमैन हो तो मेरे किसी इंसान को भर्ती करा दो, बाद में मैं आपको ये प्रॉफिट दूंगा, जब आप रिटायर हो जाओगे तो मैं आपको इस पद का बना दूंगा, इसका सीईओ बना दूंगा, कंपनी का इतना आपको सैलरी दूंगा, ठीक है। तो अन्य पद धारण करने पे रोक है, कर ही नहीं सकते आप धारण, ठीक है। फिर भी ये चीजें होती हैं, मतलब एमजीपीएससी में नहीं पकड़ी गई है ना। अभी छत्तीसगढ़ पीएससी में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, तो वहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने पूरे खानदान को डिप्टी कलेक्टर बना दिया है, ठीक है। उसके अलावा है कि सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। आपने अगर सैलरी तय की है कि आप अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए देंगे, आप बढ़ोतरी कर दीजिए बेशक, लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकते हो कि अगले महीने से आप उसको 2 लाख रुपए देने लगे। अलाभकारी परिवर्तन करना ये कहलाता है। उसके अलावा है वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचय नीति पर भारत है ना। आप उनको अपने वश में करने के लिए ये धमकी नहीं दे सकते कि अगले महीने से मैं तुम्हारा वेतन रोक दूंगा, आप रोक ही नहीं सकते, वो डायरेक्ट कर जाएंगे, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। संचय नीति पर भारत होना ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रावधान जो रहते हैं ना लगभग हर जगह यही रहते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते भारत की संचय नीति पर आधारित है, पदावधि की सुरक्षा है, ये है वो है। तो लिखिए पहला नहीं, थोड़ी सी संविधान में आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। संविधान में आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। संविधान में आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। संविधान में आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला कार्यकाल की सुरक्षा है, कार्यकाल की सुरक्षा है, ऐसे लिख दीजिएगा सेंटेंस पूरा करके, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे फिर, कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा है ना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए कि यूपीएससी 6 या 65 वर्ष और स्टेट पीएससी 6 या 62 वर्ष, खुद के समझने के लिए। अगला लिखिएगा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा
संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 317, ये मैं अनुच्छेद ब्रैकेट में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि से एग्जैक्टनेस आती है। ठीक है, जब आप एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे ना अनुच्छेद के साथ, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, अगला लिखेगा अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य उसी पद पर, अध्यक्ष या सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अध्यक्ष या सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अनुच्छेद 318 ब्रैकेट में लिखिएगा। अनुच्छेद 318, सॉरी अनुच्छेद 316 है, अनुच्छेद 316 है। अगला लिखिएगा सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं, इसमें लिखेगा ब्रैकेट में अनुच्छेद 318। अगला लिखेगा सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं। ब्रैकेट में लिखेगा अनुच्छेद 319। एक बार रिपीट करिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं। अगला लिखिएगा वेतन ऑब्लिक भत्ते ऑब्लिक पेंशन भारत या राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित। भारत में ये ऑब्लिक वाला जो लिखा है ना, भारत या राज्य सरकार, तो आप समझ के रखिएगा जहां भारत लिखा है या राष्ट्रपति लिखा है वहां पे संघ लोक सेवा आयोग का आपको लिखना है, और जब राज्य लोक सेवा आयोग का पूछेगा तो राष्ट्रपति या राज्य सरकार लिखना है। अलग अलग नहीं लिखा रही हूँ मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा क्या? कर देंगे इतना। भारत के लिए राष्ट्रपति, भारत एक सेंटेंस को लिखा देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ क्या होता है। वेतन भत्ते या पेंशन, वेतन ऑब्लिक भत्ते ऑब्लिक पेंशन भारत या राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित। भारत या राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित। ब्रैकेट में लिखेगा अनुच्छेद 322। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी और एमपीपीएससी अलग अलग नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि संविधान में भी अलग अलग ही दिया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 322 में अगर ये लिखा है कि वेतन भत्ते पेंशन संचित निधि पर भारित है, तो वहीं पर बता दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भारत की संचित निधि पर भारित है और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्य की संचित निधि पर भारित है। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा अगर राज्य लोक सेवा आयोग, तो आप ये ना लिख दीजिएगा कि भारत ऑब्लिक राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित, सिर्फ आप ये लिखिएगा कि राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित। ठीक है, अब देखिए आयोग की आलोचना या दोष। आयोग की आलोचना या दोष, आप लोगों को क्या क्या लगता है? दोष बताइए।
नियुक्ति का हाँ एक पहला तुम बताओ फिर आप बताओ। मतलब उनके जो योग्यता का कोई संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो सोच है ना, बस इतना ही बता दिया कि आधे सदस्य होंगे, पहला इन्होंने बता दिया। आप लोग बताओ। सलाहकारी, हाँ ठीक है, सलाहकारी का ठीक है। हाँ सदस्य में या किसी आयोग के तो फिर यूपीएससी सदस्य। अरे ये आलोचना मैम इसकी दृष्टि तो स्वतंत्रता के लिए प्रावधान है। नहीं होनी चाहिए, हाँ इसकी दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। इसका दृष्टिकोण कैसे नकारात्मक होगा? नकारात्मक नहीं है दृष्टिकोण। आप जो व्यवहार में देख रहे हैं, ठीक है, आपको एमपीपीएससी की क्या समस्याएं लग रही है? समय पर परीक्षाएं नहीं करा रहा है, ठीक है। 2019 की वैकेंसी 2023 में भी, 2023 ऑलरेडी खत्म होने को आया है, 2024 शुरू हो गया है। कोई ये नहीं है कि 2024 में भी आप सुझाव हमारा कर ही देंगे। मतलब 2019 वाला बंदा आज भी ये डर रहा है कि रीमेंस ना हो जाए, ठीक है। इंटरव्यू दे चुके हैं, डर बराबर बना हुआ है कि कहीं रीमेंस ना करा लें। समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही है। 2019 की परीक्षा आपने 2020 में ली, 2020 की 2021 में ली, 2021 की 2022 में ली है, 2022 की 2023 में आप लेने वाले हो। तो ये समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही है, एक दोष है, सबसे बड़ा दोष है, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले बच्चे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इक्का दुक्का आपको नाम सुनने में आएंगे और उनका बड़ा नाम चलेगा कि रवि कुमार सिहाग का हो गया, दिव्या तंवर का हो गया। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या हिंदी बोलती, हिंदी समझती, हिंदी पढ़ती है। हम आज भी हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर हिंदी बोलने वाले को ही आप नहीं ले रहे हो उसमें, इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा है, ठीक है। उसमें भी व्यावहारिक कमियां हैं कि आप हिंदी को इतना जटिल बना देते हो, उसका कंप्यूटर से ट्रांसलेशन कराते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये व्यावहारिक कमी लग रही है, ठीक है। और दूसरा जो है तो OMR शीट वाली थी समस्या, ठीक है। पहले टिक कराते थे तो उसमें कुछ दोष पाए जाते थे, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई, OMR शीट से होने लगा है, तब दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एक सुधार और किया जा सकता है, मतलब एक आलोचना बताई जा सकती है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू होने लगे, अभी भी ये ऑफलाइन हो रहा है, तो पेपर की बर्बादी हो रही है, ठीक है। अगला आप बता सकते हो कि जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी का, अब हम किसी एक पीएससी का तो बता नहीं रहे, छत्तीसगढ़ पीएससी का अभी उदाहरण है कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा ना, आपने ही अपने परिवार के सदस्य को आपने नियुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, ठीक है। तो उनके मापदंड पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने क्या उचित इंसान का चयन किया है कि नहीं। आपका बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसमें काबिलियत नहीं थी, फिर भी आपने उसको बना दिया डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। और जो योग्य था इंसान वो बेचारा गलत रह गया, ऐसे में उसकी कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उसके अलावा परामर्श पाधिकारी नहीं है, एक है ना, उन्होंने बताया अगर। उसके अलावा है कि परंपरागत परीक्षा प्रणाली, है ना, परीक्षा प्रणाली में ऐसा आप कोई अच्छा चेंज नहीं कर रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, कि पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी पड़ती थी एमपीपीएससी में, है ना, तो सब्जेक्ट वालों का प्रभुत्व रहता था। यूपीएससी में तो अब भी करनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शनल वाला जो पॉइंट रहता है 2013 तक था, अब हटा दिया गया है, नहीं यूपीएससी में है, एमपीपीएससी में नहीं है, ठीक है। सारे जीएस वाले क्वेश्चंस कर दिए हैं, और भी बहुत सारे सुधार हैं जो किए जा सकते हैं। आप सिलेबस को देखेंगे 2019 तक वही चल रहा था, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं था ना, कोई एग्जैक्टनेस थी। 2019 वाले बच्चे भगवान भरोसे ऐसे पढ़ लिया करते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता था उसका सिलेबस। 2020 में बहुत क्लियरिटी दी है, सिलेबस में एक एक टॉपिक को डिफाइन किया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बच्चों को बड़ी सहूलियत मिलती है, ठीक है। यही कुछ जो है जो आपको व्यवहार में दिख रहे हैं। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है ना, कि कोई कॉलेजियम जैसी प्रणाली हो, है ना, उसमें 4-6 सदस्य हो जो परखे कि अध्यक्ष बनने योग्य है, ये इंसान की नहीं योग्य है। आपने 10 साल काम किया, इंसान है, योग्य हो या ना हो, आपने उसको बैठा दिया। उसके अलावा उसमें ये भी बताया गया है कि कोई प्राइवेट इंसान को भी आप बैठा सकते हो अध्यक्ष पद पे, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, व्यवहारिक कमियां जो है तो लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। आयोग के दोष आलोचना में निम्न आधारों पर आयोग की आलोचना की जाती है, निम्न आधारों पर आयोग की आलोचना की जाती है।
पहला, सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता का, सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता का, सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता का स्पष्ट संवैधानिक उल्लेख नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता का स्पष्ट संवैधानिक उल्लेख नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति व योग्यता का स्पष्ट संवैधानिक उल्लेख नहीं है, जिससे राजनीतिक आधार पर नियुक्ति होने की संभावना रहती है, जिससे राजनीतिक आधार पर नियुक्ति होने की संभावना रहती है, जिससे राजनीतिक आधार पर नियुक्ति होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इस वाली लाइन में? दूसरा लिखेगा परंपरागत परीक्षा प्रणाली। परंपरागत परीक्षा प्रणाली, अगला लिखेगा साक्षात प्रणाली। साक्षात्कार प्रणाली दोषपूर्ण है। साक्षात्कार प्रणाली दोषपूर्ण है। ये इंटरव्यू वाला है ना? इसमें कैसे दोषपूर्ण जैसे है? हाँ, है ना, कि आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कराते हैं, ठीक है, मतलब कि आप 20-25 मिनट आधे घंटे बैठ करके एक ही इंसान से आप सवाल पूछते रहते हैं। अगर आप 4-6 बच्चों को एक साथ बैठाएंगे, उनको किसी टॉपिक पे बात करने देंगे, है ना, फिर आप उसमें से पहचान सकते हैं कि अच्छा इस बच्चे का नॉलेज अच्छा है और इसमें ज़्यादा काबिलियत है ना, ये ज़्यादा ओपन होकर के बात करता है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी को पब्लिक स्पीकिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं, जिनके पास नहीं भी होता है वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और साक्षात्कार में अंक निर्धारण का पैमाना क्या है ये भी स्पष्ट नहीं बताया गया है ना। अगर इंटरव्यूअर किसी से प्रभावित हो उस टाइम पे तो वो दे दे, अगर किसी बात से उसे खुन्नस आ जाए तो वो कम से कम लिखा दे दे, कोई निर्धारित पैमाना नहीं। तो साक्षात्कार प्रणाली दोषपूर्ण है। जैसे 4 से 5 टीम बैठती तो उसमें तो होगा ना कि ये इस बारे में पूछेंगे टॉपिक 10 नंबर का, जैसे पैनल रहता है ना साक्षात्कार एमपीपीएससी में ऐसा पूछेंगे कि ये अच्छा। करंट की पूछेंगे कि ये पूछेंगे कि ये कोई subject कुछ की भी पूछेंगे। पूछ सकता है ऐसा। वो सब कुछ हाँ वही तो यूपीएससी में होता होगा, मुझे यूपीएससी की जानकारी नहीं है, एमपीपीएससी का मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपसे topic- कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो है कि अथाह इसका कोर्स रहता है इसी चक्कर में। ब्रैकेट में लिखेगा साक्षात्कार प्रणाली दोस्तों में लिखेगा सामूहिक वाद विवाद का अभाव, सामूहिक वाद विवाद का अभाव, कॉमा अंक निर्धारण का निश्चित मानदंड नहीं। सामूहिक वाद विवाद का अभाव, कॉमा अंक निर्धारण का निश्चित मानदंड नहीं। अगला लिख दीजिए परामर्श बाध्यकारी नहीं है। परामर्श बाध्यकारी नहीं है। सामूहिक वाद विवाद का अभाव और अंक निर्धारण का निश्चित पैमाना नहीं, अंक निर्धारण का निश्चित मानदंड नहीं, ऐसा लिखिएगा। चौथा लिखिएगा परामर्श बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अगला लिखिएगा पांचवा, प्रशासकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से, प्रशासकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से, प्रशासकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से इसके चयन मापदंडों पर लगते प्रश्न चिन्ह। प्रशासकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से इसके चयन मापदंडों पर लगते प्रश्न चिन्ह। चयन मापदंडों पर लगते प्रश्न चिन्ह, है ना। प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी पे लोग उसी तरह के भरोसा कर पाएंगे क्या, है ना। वहाँ की युवा तो वैसे ही सोचेंगे कि अरे क्या मतलब इतना पढ़ने का जब हमारी होनी ही नहीं है, ठीक है। अगला लिखिएगा छठवां, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को अधिक महत्व, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को अधिक महत्व, ब्रैकेट में मेरे पास जो डाटा है वो 2018 का है, आप लास्ट ईयर का डाटा देखिए, है ना।
कि कितने हिंदी माध्यम से सफल उम्मीदवार हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम 2 से 3% होते हैं। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 2 से 3% उम्मीदवार हिंदी मीडियम के रहेंगे, ऊपर से 95-97% इंग्लिश मीडियम के रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, मेरे पास जो डाटा है उसको लिख दीजिए, आप अपने से अपडेट कर लीजिएगा। ब्रैकेट में लिखिए 2018 में यूपीएससी में 2018 में यूपीएससी में हिंदी माध्यम से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, हिंदी माध्यम से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत मात्र 2.18% रहा, मात्र 2.18% रहा। एक एमपी यूपीएससी स्पेशल लिखेगा कि परीक्षाओं का निश्चित समय पर आयोजन नहीं करवा पाना। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन निश्चित समय पर नहीं करवा पाना, परीक्षाओं का आयोजन निश्चित समय पर नहीं करवा पाना। हाँ, अगला पॉइंट है परीक्षाओं का आयोजन निश्चित समय पर नहीं करवा पाना। मैम इसमें ये भी पॉइंट हो सकते हैं ना, जैसे यूपीएससी में ये रहता है कि इस डेट पे एग्जाम होगा, मेंस होगा, फिर वो मतलब प्री होगा इस डेट पर, फिर इस डेट पर इंटरव्यू होगा। बट एमपीएससी में ये पॉइंट नहीं रहता है, इसमें कभी भी मेंस करा देते हैं, कभी ऐसा नहीं है, इसमें भी कैलेंडर प्रॉपर जारी होता है, उस पे वो अमल नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्ट डेट दे देते हैं लेकिन अमल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला था कि ये जो 2022 वाला मेंस है वो कब होगा? जुलाई में होगा। ठीक है, 28 जुलाई से या 29 जुलाई से ऐसा होना कभी उन्होंने डिसाइड किया था, उसको पोस्टपोन किया आपने, फिर आपने कहा हम दिसंबर में लेंगे, दिसंबर से पोस्टपोन करके अब आप कह रहे हैं जनवरी में लेंगे। ठीक है, आप ऐसा शेड्यूल बनाते ही क्यों हो कि आपको प्रॉब्लम हो उसको करवाने में। ठीक है, 10 तारीख को मेरे ख्याल से फॉरेस्ट वालों का है। ठीक है, हाँ, एक ही दिन होता है उनका, बहुत दिन नहीं होता है फॉरेस्ट वालों का, 8 या 10 तारीख को जब भी होगा। ठीक है, उसके बाद 16 तारीख को जो कुल सहायक कुल सचिव की वैकेंसी थी उसका इंटरव्यू उन्होंने शेड्यूल किया था। 18 तारीख को इन्होंने 17 तारीख को फ्री का एग्जाम डिसाइड किया है, फिर उधर से 26 या 27 तारीख को मेंस एग्जाम फाइनल कर दिया था। ये कोई बच्चे तो वही है ना, अलग से तो ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले कुल सचिव के बच्चे अलग हैं, फॉरेस्ट के बच्चे अलग हैं, इधर सिविल वाले बच्चे अलग हैं, बच्चे तो वही हैं। एक इंसान ऐसे गधर मजदूरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, फिर आप उसको कैसे करोगे? ठीक है, तो ये चीज जब यूपीएससी की पूछेगा ना आलोचना तब मत लिखना परीक्षाओं का निश्चित समय पे आयोजन नहीं करवा पाना। एमपीपीएससी के जब दोस्त पूछेगा तो ये आप विशेष रूप से लिखना, क्योंकि यूपीएससी टाइम टू टाइम चल रहा है। वो अपने दोस्त पूछते हैं, वो भी नहीं, हाँ वो अपने दोस्त पूछते नहीं है पर हम रेडी हैं, है ना। हम ऑन द स्पॉट बनाने में नहीं सक्षम होंगे, हम इतना सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या दिक्कत है, और सोच भी लेंगे तो डर बना रहेगा कि ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष लिखिए। उक्त दोषों के बावजूद, जल्दी से लिखिएगा, उक्त दोषों के बावजूद केंद्रीय भर्ती अधिकरण के रूप में, केंद्रीय भर्ती अभिकरण लिखिएगा, केंद्रीय भर्ती अभिकरण के रूप में यूपीएससी की महत्वपूर्ण भूमिका या लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसी में आगे लिख दीजिए, भर्ती तकनीकों में लगातार सुधार के द्वारा, भर्ती तकनीकों में लगातार सुधार के द्वारा इसने स्वयं को अधिक तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाया है, इसने स्वयं को अधिक तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाया है, इसने स्वयं को अधिक तर्कसंगत एवं आधुनिक बनाया है। ठीक है, तो आलोचना लिखते लिखते फिर हमको इतने जोश में नहीं आ जाना है कि हम निष्कर्ष भी निगेटिव दे दें कि इतनी सारी आलोचना है, तो एक काम करिए इसको भंग कर दीजिए। ठीक है, आपको बोलना है कि नहीं को कोशिश कर रहा है, जो भी आलोचना है उसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है।